हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं यह समसामयिकी घटना चक्र ने जो प्रीवियस ईयर निकाला हुआ है बीपीएससी के लिए, यह 2022 से लेकर के मतलब 2022 में न्यू अप टू डेट निकाला है। मतलब 66वीं बीपीएससी से लेकर के और इसमें 38वीं बीपीएससी तक का जो है क्वेश्चन को समावेशन किया गया है। मतलब 1992 से 2020 तक के क्वेश्चन को समावेशन किया गया है। ठीक है। और वैसे मैंने क्या किया है डिस्कस में, जो है ईयर वाइज प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो ईयर वाइज मैंने डिस्कस कर रखा है, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे रेंडमली अभी जो हम डिस्कस करने वाले वो मैं बता दूं, हिस्ट्री का आधुनिक भारत, इतिहास में भी क्या आधुनिक भारत मॉडर्न सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसको हम कोशिश करेंगे एक वीडियो में कंप्लीट कर दे। मॉडर्न हिस्ट्री पूर्वावलोकन अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो जाके परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बुक है, और नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं लिया अब लीजिए भी मत, समय कम है। वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए। पूरे डिस्कस के साथ जो है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर डिस्कस किया गया है। इसमें देख लीजिए प्रीवियस ईयर का हल प्रश्न पत्र है। सामान्य इसमें क्या क्या मतलब क्वेश्चन डिस्कस इस बुक में जो क्या क्या हम करवाएंगे, भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, ये इतना टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। फिलहाल हम अभी हिस्ट्री का क्वेश्चन सेगमेंट पे चल रहे हैं, तो आइए हिस्ट्री का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास पे हम आ गए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक है आधुनिक इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का। देखिए तो इसमें टॉपिक वाइज जो है, शायद टॉपिक वाइज इस बुक में जो लिखा गया है टॉपिक वाइज क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है, तो इसलिए आप लोग हड़बड़ाएंगे नहीं, पूरे बढ़िया से मन लगा के इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। और रिजल्ट एडुशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या है आप लोग देखिए और आप डिसाइड कीजिए, बताइए। तो इसमें अल्मीडा जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था भारत में हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा ऑप्शन सी सही उत्तर है। इसके बारे में आइए हम जानकारी ले लेते हैं कुछ। पर भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोग याद रखेंगे, एक अल्बुकर्क में कन्फ्यूजन होता है और अल्मीडा में कन्फ्यूजन होता है। इसको कैसे कन्फ्यूजन दूर करेंगे? यह बीपीएससी 45वां बीपीएससी 2001 से 2002 में पूछा गया था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ था। वह 1505 ईस्वी में भारत में पहुंचा और 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो देख लिया हमने, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय के रूप में अल्मीडा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली करते थे समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह क्वेश्चन 65वां बीपीएससी 2009 पूछा हुआ है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खान उपाधि से सम्मानित किया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने, जो इतना भी अंग्रेज आया था तो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकिंस इसका सही उत्तर है। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। अब देख लीजिए जहांगीर कौन था? तो ये अकबर का पुत्र था। जहांगीर अकबर का पुत्र था, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो अकबर का पुत्र जिसको सलीम बोलते हैं हम, जहांगीर वही था जहांगीर। और याद रखेंगे आप लोग, ऐसे ही हाल ही में अभी जो है 3-4 दिन पहले जहांगीरपुरी में वो एक दंगा हुआ है, हिंसा हुआ है हनुमान जयंती के दिन। तो आप लोग ऐसे भी जहांगीर जो है, जहांगीर ने खान को उपाधि किसे दिया था? हॉकिंस को दिया था।
जेम्स प्रथम को लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसबदार तथा फिरंगी खान अथवा इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खान की उपाधि दिया था, तथा इंग्लिश खान की भी उपाधि हॉकिंस को ही दिया था। खान की उपाधि से हॉकिंस को सम्मानित किया गया था, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसबदार, फिरंगी खान भी बोला, इंग्लिश खान की भी उपाधि जहांगीर ने दिया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री, इसका सही उत्तर डी, सूरत में किया। यह बीपीएससी कई बार इसको कंफ्यूज करता है क्वेश्चन को, तो इसको आइए हम डिस्कस में देख लेते हैं। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका, और उसने क्या किया, 1612 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। 4 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 5वें नंबर में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो यह 65वां बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, इसको देखिए। तो डच ईस्ट इंडिया ने 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसका डिस्कशन आइए देख लेते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया था 66वां में भी। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक के अन्यत्र में 1632 ईस्वी में पटना डच का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किंतु इसने क्या किया है, बिहार लोक सेवा आयोग ने, यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहार लोक सेवा आयोग अपना उत्तर में जो है 1632 इसको घोषित किया है। तो जो बिहार लोक सेवा आयोग वाला है उसी को हम लोग जानेंगे। तो 1632 ईस्वी में डच ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया है, और कहाँ किया था? तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में। तो पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत, पटना कॉलेज में जो है डच ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 ईस्वी में। इनकी रुचि क्या थी डच की? तो सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि का व्यापार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 6 नंबर। अगर आप लोग को स्लो लग रहा है तो स्पीड को दोगुना कर लीजिए, वीडियो लंबा है, इससे नहीं घबराइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 44वां बीपीएससी में पूछा है कि कर्नाटक युद्ध का जो है तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी जहाज़ जा रहा था उसको क्या किया था, अंग्रेज ने कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था। इसी कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण यही माना जाता है। और इसका देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा, क्योंकि आपको इसीलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ उत्तर इसका, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बीपीएससी में। क्योंकि मैंने दिया है बीपीएससी कई बार, तो मुझे इसका अंदाज़ा है, अनुभव है। तो कर्नाटक प्रथम युद्ध कब हुआ, इसको आइए देख लेते हैं। 1746 से 48 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ, और इसका लड़ाई जो है भारत में भी देखने को मिलता है। 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया, सरकारों के आज्ञा के विरोधन में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के विरुद्ध। अब देख लीजिए, हो सकता है कि बीपीएससी यह पूछ दे कि किस कैप्टन के नेतृत्व में जो है जहाज़ों पर अधिकार किया गया था। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के द्वारा जो है फ्रांसीसी सेनाओं का जहाज़ पर कैप्चर कर लिया गया था। इसी कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध कितना ईस्वी में हुआ? 1746 से 48 में। 1746 में 48 में इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब कौन थे? अनवरुद्दीन है नवाब कौन थे कर्नाटक के समय? अनवरुद्दीन। और उसके आगे क्या, महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सेना भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण के लिए सेना भेजा, कैप्टन पैराडाइज में। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, और यह युद्ध कर्नाटक युद्ध किसके संधि से समाप्त हुआ? ला सापले संधि 1748 के संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ला सापले की संधि 1748 ईस्वी में हुआ। यह भी पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब खत्म हुआ? तो ला सापले की संधि से 1748 ईस्वी में खत्म हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थॉम के युद्ध के लिए एक स्मरणीय जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम 7 नंबर। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो 1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। वांडीवास जो है 1746-48 में, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1760 में, प्रथम वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। नेक्स्ट है
अभी हम डिस्कस किए कितना नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। अब आइए इसी के साथ जो कुछ कुछ इसमें देख लेते हैं। अंबर का युद्ध कब हुआ, तो अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ। 1749 ईस्वी में जो है अंबर का युद्ध हुआ। और इसमें क्या क्या दिया है, मुजफ्फरपुर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर याम्बूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। और मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्या, प्लासी का युद्ध कब हुआ, जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ, जून 1757 ईस्वी में। अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, अंग्रेजों का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने पूरे बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। प्लासी का युद्ध अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। और उसके बाद जो है क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, जाफर भाई। जाफर भाई किसका कठपुतली था, क्लाइव का। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगोने की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 रुपया पाउंड की निजी भेंट की, मतलब घूस दिया नवाब बनाने के लिए। वांडीवास युद्ध कब हुआ था, 1760 ईस्वी में। प्लासी युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में, जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था भाई, तो मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी का युद्ध जो है क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। लड़ाई किसके बीच गया था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, क्लाइव जिसका नेतृत्व कर रहे थे। और प्लासी युद्ध के बाद कौन बंगाल के नवाब बने, तो मीर जाफर भाई बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट है वांडीवास युद्ध 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जो कि फ्रांसीसी नेतृत्व का काउंट डी लाली ने किया। अब देखिए वांडीवास के युद्ध में सर आयरकुट ने इसका नेतृत्व किया था, और जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन किया था, काउंट डी लाली ने। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजौदौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में एक साइड कौन थे, तो एक साइड मीर जाफर, अवध के नवाब सुजौदौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। मीर जाफर, सुजाजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तथा एक साइड अंग्रेज था। और इस युद्ध में अंग्रेज ही विजय रहे। इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, बक्सर का युद्ध का, तो हेक्टर मुनरो। बक्सर युद्ध का कौन नेतृत्व कर रहे थे, हेक्टर मुनरो। कई बार बीपीएससी पूछ देता है बक्सर युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। बक्सर का लड़ाई जो है प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दिया गया। बक्सर का लड़ाई जैसे ही हुआ तो प्लासी में जो लड़ा गया था युद्ध, उस पर मुहर लगा दिया कि सही लड़ा गया था, मतलब अंग्रेजों ने सही लड़ा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, तो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर कौन हराया था, तो थॉमस बेस्ट हराया था। थॉमस बेस्ट ने अपना बेस्ट दिया और पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो इसका सही उत्तर ए बिहार हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। 10 नंबर में है अंग्रेजी शासनकाल में भारत कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बनाया, तो मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बनाया भाई, तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया। इलाहाबाद की संधि कब हुई, दूसरी संधि 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इसको याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसके अनुसार क्या किया, भगौरे सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने 12 अगस्त के फरमान कंपनी को, फरमान 12 मतलब अगस्त को जो फरमान जारी किया, तो
तो उसमें कंपनी को जो है ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अस्थायी रूप दे दिया अपने फरमान में, क्योंकि वो सम्राट था। दीवानी जो दिया बिहार, बंगाल, उड़ीसा को, उसके बदले जो है सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम। अब देखिए इसी में पूछता है कि बिहार के लिए किसको बिहार के लिए किसको दीवान नियुक्त किया गया। तो बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान चुने गए। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान चुने गए। पहला मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को। पहला बंगाल के लिए उप दीवान को चुना गया मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है, और इसमें देख लीजिए मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत कार्य भी भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। तो बिहार के लिए इसमें पूछेगा आपसे, तो बिहार के लिए क्या जवाब देंगे? राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई थी, बिहार का उप दीवान बनाया गया था। कब? तो इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुआ था, उसके बाद बिहार के नवाब राजा सिताब राय को बनाया गया। बिहार के लिए जो है दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब किया? अभी डेट मैंने अभी आपको बताया था 12 अगस्त 1765 को। तो इसीलिए मैं जो बताता हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 12 अगस्त 1765 को उप दीवान नियुक्त किया गया। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार की उड़ीसा दीवानी प्राप्त की। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा गला जो है वो थोड़ा सा आराम में नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग के साथ इस के साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं हम फिर, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।